नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो आज अपनी एमसीक्यू की क्लास रहेगी दोस्तों, वो रहने वाली है एथलेटिक्स से संबंधित। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज जो अपनी सीरीज़ रहने वाली है वो रहेगी सीरीज़ नंबर 39। ध्यान रखना है, जो सीरीज़ रहेगी वो रहने वाली है सीरीज़ नंबर 39। सीरीज़ नंबर 39। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। लेकिन दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार इन्फॉर्मेशन देता हूं कि जो अपनी यहाँ पे शारीरिक शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड है, उससे जो संशोधन ध्यान रखना है, फोरम से संबंधित कोई सूचना है उसके बारे में मैं बता देता हूँ एक बार। यानी फोरम से संबंधित ध्यान रखना है, जो फॉर्म भरे गए थे दोस्तों, उस फॉर्म से संबंधित सूचना है कि उसमें आप संशोधन, ध्यान रखना है, संशोधन से संबंधित सूचना है कि संशोधन आप उसमें कर सकते हैं, चाहे फ़ोटो हो चाहे किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत आई है तो आप फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। तो एक बार आप वो ज़रूर देख लें। संशोधन संबंधी आदेश अभी जो आरपीएससी द्वारा डाला गया है वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 तारीख का आदेश डाला गया है आज की डेट में, और उसमें बताया गया है सिर्फ यहाँ पे कि अगर आप 16 तारीख से, ध्यान रखना है, 16/3 से 25 दिन तक अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, तो वो नाम, फोटो, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, इनमें आप संशोधन कर सकते हैं। 500 रुपये का जो शुल्क लगेगा उसके आधार पर जो संशोधन होगा दोस्तों, वो एसएसओ पोर्टल के माध्यम से होगा। वो अपने को यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, जो एग्जाम डेट है वो भी फिक्स कर दी गई थी पहले ही है, तो अभी भी वही बताई गई है कि 30 अप्रैल 2023 को किया जाना है। एग्ज़ाम है वो 30 अप्रैल 2023 को किया जाना प्रस्तावित है। तो अगर किसी भी चीज़ की आपकी दिक्कत है, फ़ोटो, नाम, जन्मतिथि, पिताजी के नाम या किसी प्रकार का करेक्शन करना है, तो आप 500 रुपये का जो शुल्क लगेगा उसी के आधार पर आप करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप ये करेक्शन की इन्फॉर्मेशन तो आपको मिली गई है और क्लास को अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप एक बार जो डेली काम करते हैं शेयर और लाइक का, वो ज़रूर एक बार कर दें, फिर अपन क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, शेयर और लाइक का काम एक बार आप ज़रूर कर दें, शेयर और लाइक का काम जरूर कर दे दोस्तों। और मैं आपको कल के लिए इन्फॉर्मेशन बता दूं दोस्तों, कल सुबह 9 AM पर, ध्यान रखना है, सुबह 9 AM पर जो थ्योरी की क्लास रहेगी वो थ्योरी की लास्ट, ध्यान रखना है, कोशिका, जो कोशिका चल रही है, इस कोशिका का पार्ट नंबर 3 चलेगा कल और लास्ट पार्ट रहेगा दोस्तों। तो 3 पार्ट में अपन ने कोशिका को कंप्लीट किया है, जहाँ से लगभग निश्चित तौर पर आपको 2 या 3% कोशिका से देखने को मिलते हैं। तो 3 क्लासों में अपन ने कोशिका को कंप्लीट कर लिया है। फिर अपनी जो क्लास रहेगी दोस्तों, अगली क्लास वो ब्लड से संबंधित, रक्त से संबंधित रहेगी। तो सुबह 9 बजे जरूर क्लास में, थ्योरी क्लास में जुड़े। तो शेयर और लाइक कर दिया है दोस्तों। और अब जो अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं वो रहेगी एथलेटिक्स से संबंधित क्लास आज की। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ के लिए बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों, यहाँ पे 400 मीटर की बाधा दौड़ है, लेकिन वो कौन सी है, पुरुष की बाधा दौड़ है, उसके लिए बाधा की ऊंचाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है। प्रश्न नंबर 1 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है अभी यहाँ पे 0.914 मीटर। ध्यान रखना है, 0.914 मीटर, ये 400 मीटर बाधा दौड़ में पुरुष की बाधा की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखे दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। फिर से 400 मीटर हर्डल दौड़ में पहली बाधा स्टार्ट लाइन से कितनी दूरी पर होती है। जो पहली बाधा होती है, हर्डल होता है, वो स्टार्ट लाइन से कितनी दूरी पर होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। 400 मीटर बाधा दौड़ की बात की जा रही है, हर्डल दौड़ की बात की जा रही है। तो उसमें जो पहली बाधा होती है वो स्टार्टिंग लाइन से, ध्यान रखना, ये अपनी स्टार्टिंग लाइन है और इसमें ये पहली बाधा है, ये कितनी दूरी पर होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। चलो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, यहाँ पे पहली बाधा होती है वो 45 मीटर दूर होती है स्टार्टिंग लाइन से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। और क्लास को शेयर ज़्यादा ज़्यादा करते रहे दोस्तों आप। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में सभी बाधाओं में आपस की दूरी कितनी होती है। जो सभी बाधाएं होती है उसमें आपस की दूरी कितनी होती है, डिस्टेंस कितना होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। स्टार्टिंग यानी स्टार्ट लाइन से जो पहली बाधा होती है उसकी दूरी अपन देख ली 45 मीटर, बाकी सभी बाधाओं की दूरी होती है वो कितनी रहने वाली है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 35 मीटर, बाकी सभी बाधाएं 35 मीटर की दूरी पर होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों,
प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे 400 मीटर बाधा पुरुष बाधा दौड़ में अंतिम बाधा, ध्यान रखना, अंतिम बाधा जिसे अपन 10वीं बाधा कहते हैं, उसकी अंतिम रेखा से पहले कितनी दूरी पर होती है, यानी वो फिनिश लाइन से कितनी दूरी पर होती है। ये फिनिश लाइन है, इस फिनिश लाइन से कितनी दूरी पर अंतिम बाधा होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ये फिनिश लाइन से कितनी दूरी पर होती है, कितनी दूरी पर होती है। दोस्तों फर्स्ट बाधा अपन ने देख ली है, स्टार्टिंग लाइन ये है। स्टार्टिंग लाइन से पहली बाधा आती है वो 45 मीटर दूर आती है, बाकी सभी बाधाओं की दूरी वो 35 मीटर होती है, और जो अंतिम बाधा होती है उसकी दूरी कितनी होती है। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो 40 मीटर होती है। ध्यान रखना है, अंतिम बाधा की दूरी फिनिश लाइन से 40 मीटर दूर होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों 100 मीटर की जो बाधा दौड़ है, हर्डल रेस है, उसमें बाधा की ऊंचाई कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों बाधा क्या होती है, तो वो हर्डल होता है, उसे अपन बाधा के नाम से जानते हैं। जो हर्डल है, ये हर्डल लगा हुआ होता है, इस हर्डल को अपन बाधा के नाम से जानते हैं, इसे अपन बाधा कहते हैं, हर्डल कहते हैं। तो 100 मीटर में महिलाओं की बात की जा रही है, उसमें ऊंचाई कितनी होती है। प्रश्न नंबर 5 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 0.840 मीटर। ध्यान रखना है 0.840 मीटर, यानी 0.84 मीटर भी अपन इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, 100 मीटर महिला बाधा दौड़, ध्यान रखना ये महिला बाधा दौड़ है, उसमें पहली बाधा स्टार्ट लाइन से कितनी दूरी पर होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। पहली बाधा 100 मीटर दौड़ में महिलाओं के लिए स्टार्टिंग लाइन से कितनी दूरी पर होती है। प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों 13 मीटर दूर, यानी स्टार्टिंग लाइन से कितनी दूर होती है, तो वो 13 मीटर दूर रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आना निश्चित है, तो आप आराम से एथलेटिक्स से संबंधित क्लास को आप कंफर्म करते रह जाए, और ये डाटा से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। प्रश्न नंबर 7, 100 मीटर महिला बाधा दौड़, ध्यान रखना है दोस्तों, उसमें जो सभी बाधाएं होती है आपस में, उनके मध्य की दूरी कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। पहली बाधा की दूरी कितनी हो गई दोस्तों, स्टार्टिंग लाइन से जो पहली बाधा है, स्टार्टिंग लाइन से उसकी दूरी अपन ने देख ली है, कितनी दूरी होती है, 13 मीटर होती है। लेकिन बाकी सभी बाधाओं की दूरी कितनी होती है, तो प्रश्न नंबर 7 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे 8.5 मीटर, यानी जितनी भी बाकी बाधाएं हैं बीच की, उनके बीच की दूरी सभी की 8.5 मीटर होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे 100 मीटर महिला बाधा दौड़ है, उसमें अंतिम जिसे अपन 10वीं बाधा बोलते हैं, उस अंतिम रेखा से कितनी दूरी पर होती है, यानी फिनिश लाइन से कितनी दूर पहले अंतिम बाधा रखी हुई होती है। दोस्तों कितनी हेडल होती है, तो 10 हेडल होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 10 ही हेडल लगती है। उन 10 हेडल के अंदर से जो अंतिम बाधा है, फिनिश लाइन है, इस फिनिश लाइन से अंतिम बाधा की दूरी कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 8 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 10.5 मीटर। ध्यान रखना है 10.5 मीटर पहले अंतिम बाधा महिलाओं में होती है, इसके बाद में फिनिश लाइन आ जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, 400 मीटर महिला बाधा दौड़, ध्यान रखना 400 मीटर की महिला बाधा दौड़ है, इसमें बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों 100 मीटर बाधा दौड़ में महिलाओं की ऊंचाई अपन ने देख ली थी, 100 मीटर में कितनी थी, तो 100 मीटर में दौड़ दोस्तों अपन ने देखी 0.840 मीटर देख ली है, यानी 0.840 मीटर। लेकिन यहाँ पे 400 मीटर में पूछी गई है, तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 400 मीटर महिला बाधा दौड़ की जो बाधा की ऊंचाई होती है वो 0.762 मीटर, 0.762 मीटर रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 ज़्यादा अपन टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100 मीटर, 110 और 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं का भार कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार की बाधाएं हैं, 100 मीटर, 110 मीटर और 400 मीटर में जो बाधा दौड़ है उसमें जो बाधाएं होती है, इनका भार पूछा गया है, वजन पूछा गया है, वो कितना होता है वो अपने यहाँ पे बताना। प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, यहाँ पे जो बाधाओं का वजन होता है दोस्तों वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10 kg। ध्यान रखना है 10 kg बाधाओं का वजन होता है, किस किस के अंदर, 100 मीटर, 110 मीटर और 400 मीटर के अंदर ये होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे हर्डल की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों हर्डल यह बाधा है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। हर्डल की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, यह हर्डल है, इस हर्डल की ये चौड़ाई पूछी गई है,
कि ये चौड़ाई कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये हैंडल है, हैंडल की ये चौड़ाई कितनी होती है। प्रश्न नंबर 11 का बताना है दोस्तों। सही आंसर रहेगा दोस्तों जो हैंडल की चौड़ाई होती है वो 1.18 से 1.20 मीटर, ध्यान रखना। 1.18 से 1.20 मीटर, ध्यान रखना है, वो इसकी बाधा की चौड़ाई होती है। यानी 1.18 से 1.20 मीटर बाधा की चौड़ाई रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, स्टीपल चेज दौड़ कितनी दूरी की होती है। दोस्तों स्टीपल चेज दौड़ है वो कितनी दूरी की होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्टीपल चेज दौड़ 4000, 6000, 5000 या 3000, स्टीपल चेज दौड़ कितनी दूरी की होती है। दोस्तों स्टीपल चेज में क्या होता है, यानी पानी की दौड़ भी इसे अपन बोलते हैं। इसमें वाटर जंप आता है, वाटर जंप आएगा, इसे अपन स्टीपल चेज के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 3000 मीटर की जो दौड़ होती है उसे अपन स्टीपल चेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें हैंडल भी होता है, इसमें बाधाएं भी लगी होती है, साथ ही में दोस्तों बाधाओं के साथ साथ में इसमें वाटर जंप भी आता है, यानी वाटर जंप भी आता है। खिलाड़ी कूदता हुआ पानी के अंदर कूदता हुआ फिर हैंडल के ऊपर से कूदता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों, क्लास को शेयर करने में कमी ना रखिए। प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों, यहाँ पे पानी बाधा दौड़ को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो पानी की बाधा है, हर्डल है, उसको किस नाम से जाना जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। मैंने अभी बताया है दोस्तों प्रश्न नंबर 12 में कि पानी की बाधा को अपन किस नाम से जानते हैं। वाटर चेंज, स्टीपल चेंज, वाटर मैनुअल चेंज, या फिर कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है स्टीपल चेंज के नाम से जानते हैं। जो स्टीपल चेंज दौड़ है दोस्तों, मैंने बताया है स्टीपल चेंज दौड़ है वही बाधा दौड़ होती है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टीपल चेंज दौड़ होती है वही बाधा। एक बार सेट कर लेता हूँ दोस्तों वापस से मैं। तो अपने देख लिया दोस्तों जो बाधा दौड़ है पानी बाधा दौड़ को किस नाम से जानते हैं, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्टीपल चेज के नाम से जानते हैं। यानी जो 3000 मीटर स्टीपल चेज होती है, 3000 मीटर स्टीपल चेज, वो पानी बाधा दौड़ के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 रहेगा दोस्तों स्टीपल चेज रेस है। स्टीपल चेज रेस में स्टीपल नामक शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, वो अर्थ अपने को यहाँ पे बताना है। अर्थ अपने को यहाँ पे बताना है। स्टीपल चेज जो रेस है इसमें जो स्टीपल शब्द है दोस्तों, ये स्टीपल शब्द है, इसका अर्थ अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों स्टीपल चेज कौन सी होती है, तो 3000 मीटर की जो बाधा दौड़ है इसे अपन स्टीपल चेज के नाम से जानते हैं। लेकिन जो स्टीपल शब्द है इसका अर्थ क्या होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पानी में भिगोना, सीधा खड़ा होना, डाल, या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी उपरोक्त सभी है वो स्टीपल का अर्थ होता है। यानी पानी में पैर भी अपना इसमें पानी में जाता है, सीधा खड़ा भी रहना पड़ता है, और ढाल भी होता है पानी के अंदर। तो इस प्रकार ये टोटल क्या है हुए सभी का अर्थ निकल के आ गया कि वो स्टीपल का अर्थ होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, स्टीपल चेज रेस में कुल कितनी पानी की बाधाओं को पार करना पड़ता है, यानी वाटर जंप कुल कितने होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्टीपल चेज 3000 मीटर की बात कर रहे हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड स्टीपल चेज 3000, वैसे अपन 2000 मीटर भी होती है लेकिन वो मान्य नहीं है ज़्यादा। स्टीपल चेज वो 3000 मीटर ही होती है। इसमें पानी की बाधाओं को यानी वाटर जंप कितने होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला 7 वाटर जंप होते हैं, क्योंकि इसमें जो पानी की बाधाएं होती हैं वो 7 होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्टीपल चेज रेस में कुल कितनी बाधाओं को पानी बाधाओं को छोड़कर पार किया जाता है। यानी स्टीपल चेज है 3000 मीटर, उसमें कुल कितनी बाधाओं को हर्डल को पार किया जाता है, उसमें पानी की बाधाओं को छोड़कर पूछा गया है, इसमें वाटर जंप को छोड़ के पूछा गया है। साथ ही में दोस्तों कल सुबह 9 बजे ध्यान रखना है, कल सुबह 9 बजे थ्योरी की क्लास कोशिका पार्ट नंबर 3 रहेगा, उसमें आप जरूर उपस्थित हो और क्लास को कंटिन्यू लेते रहे। अगर आपने क्लास कंटिन्यू ले ली तो आप सेकेंड पेपर के अंदर 100+ क्वेश्चन आप आसानी से क्लियर कर पाओगे। 100+, तो आप आसानी से डेली की क्लासें ली जा रही है उनको कवर कर लिए। साथ ही में जो प्लेलिस्ट में जो क्लासें दी गई है उनको एक बार जरूर रिवीजन लगा ले उनका। तो दोस्तों पानी की बाधाओं को छोड़कर स्टीपल चेज में जो बाधाएं होती है प्रश्न नंबर 16 का वो 28 बाधाएं, यानी 28 हर्डल जंप और साथ ही में 7 वाटर जंप, यानी टोटल जंप कितने हो गए तो 35 जंप में कंप्लीट की जाती है। कौन सी दौड़, 3000 मीटर स्टीपल दौड़। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 17, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्टीपल चेज रेस में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है। तो स्टीपल चेज रेस है 3000 मीटर बाधा दौड़ है, उसमें बाधाओं की हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है।
तो प्रश्न नंबर जी यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों 17, जिसमें हेडल है, इस हेडल की ऊंचाई पूछी गई है 3000 मीटर स्टीपल चेज में कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 17 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे 3000 मीटर जो स्टीपल चेज है, इसमें बाधा की ऊंचाई जो रहने वाली है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 0.914 मीटर। ध्यान रखना है 0.914 मीटर। दोस्तों ये जो पुरुष की बाधा दौड़ है, ध्यान रखना, पुरुष की 400 मीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई होती है, वो भी यही होती है। जो 3000 मीटर की स्टीपल चेज की बाधा की दौड़ की ऊंचाई होती है, वही भी यही होती है। यानी पुरुष की 400 मीटर की बाधा दौड़ और 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़, इनकी जो हेडल की ऊंचाई वो सेम रहती है, दोनों की सेम ही रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 रहेगा स्टीपल चेज रेस में बाधाओं की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों इनमें चौड़ाई पूछी गई है कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना। 3000 मीटर की बात की जा रही है, साथ ही में दोस्तों अपन ने 100 मीटर, 200 मीटर और जो 400 मीटर में चौड़ाई देखी थी वो कितनी थी, 1.18 से, ध्यान रखना है 1.18 से 1.20 अपन ने देखी थी मीटर में। लेकिन यहाँ पे 3000 मीटर यानी स्टीपल चेज का मतलब 3000 मीटर है, तो इसमें बाधा की चौड़ाई कितनी रहने वाली है। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे 3.96 मीटर, 3.96 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। ज़्यादा बहुत लंबी चौड़ी होती है दोस्तों, 3.96 मीटर। प्रश्न नंबर 18 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3.96 मीटर बाधा की चौड़ाई होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, स्टीपल चेज की बाधाओं की ऊपरी हिस्से की माप क्या होती है। दोस्तों स्टीपल चेज की बाधा है, 3000 मीटर की बाधा है, उसमें जो ऊपरी हिस्सा है इसकी माप क्या होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ऊपरी हिस्से की माप क्या होती है। दोस्तों ये हर्डल है 3000 मीटर का, इसमें जो ऊपरी हिस्सा है ये वाला, इसकी माप क्या होती है, क्योंकि इसके ऊपर पैर रख के ऊपर खिलाड़ी जाता है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 19 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 12.7 मल्टीप्लाई 12.7, यानी इस प्रकार की चौड़ाई और लंबाई होती है, वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है स्टीपल चेज दौड़ में बाधा से लेकर पानी के अंतिम क्षेत्र तक की लंबाई कितनी होती है। तो यानी स्टीपल चेज दौड़ है, इसमें बाधा है हर्डल, तो बाधा से लेकर पानी के अंतिम क्षेत्र तक की लंबाई कितनी होती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। बाधा से लेकर पानी के अंतिम क्षेत्र, मान लो यह हर्डल है, इस हर्डल के बाद के अंदर दोस्तों यहाँ पे पानी का जंप आ गया है, तो इस बाधा से लेकर पानी के अंतिम छोर है ये वाला, इसके बाद तक इसके तक यहाँ पे इतनी दूरी कितनी होती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 20 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 3.66 मीटर, यानी 3.66 मीटर पानी की अंतिम क्षेत्र की दूरी होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, स्टीपल चेज दौड़ में पानी बाधा के अंतर्गत बाधा के पास पानी की गहराई कितनी होती है, यानी जो हर्डल होता है उसके पास में जो पानी है उसकी गहराई कितनी होती है। दोस्तों ये हर्डल है और इसके बाद में ये वाटर जंप होता है, यहाँ से पानी होता है, तो इसकी गहराई इसके पास में कितनी होती है, और दूर जाते जाते गहराई कम होती जाती है, लेकिन पास में गहराई ज़्यादा होती है। तो पास में गहराई कितनी होगी, प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 70 सेंटीमीटर, बाधा के जस्ट पास में जो पानी है उसकी गहराई 70 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट होगा प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 रहेगा स्टीपल चेज दौड़ में यानी पानी बाधा दौड़ में अंतर्गत पानी के बॉक्स की चौड़ाई कितनी होती है। चौड़ाई पूछी गई है दोस्तों, यहाँ पे चौड़ाई कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। पानी की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, ये अपनी हेडल है और इसके बाद में ये पानी का वाटर जंप होता है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है। गहराई अपन ने 70 सेंटीमीटर देख ली, लेकिन चौड़ाई भी अपने को यहाँ पे देखनी है जिसके अंदर खिलाड़ी कूदता है। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे 3.66 मीटर, यानी जो वाटर जंप होता है इसकी लंबाई चौड़ाई 3.66 मीटर रहेगी। दोस्तों ध्यान रखना है इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई और लंबाई दोनों समान रहेगी इसकी 3.66 मीटर, यानी 3.66 मीटर है वो इसकी चौड़ाई और लंबाई रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट हो अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, खेल मनोवैज्ञानिकों के आधार पर 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ की बाधाओं की
मध्य लगभग कितने कदम के पश्चात खिलाड़ी उछाल लेता है, यानी कितने कदम के बाद खिलाड़ी ऑटोमेटिक उछाल ले लेता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। मनोवैज्ञानिक आधार पर बताया गया है। 110 मीटर भागा दौड़ की बात कर रहे हैं, ये अपनी बाधा है, इसके बाद में ये बाधा है, इसके बाद में ये बाधा है। तो खिलाड़ी इनके बीच में लगभग कब तक उछाल ले लेता है, फिर कूदता है, फिर उछाल लेता है, फिर कूदता है, तो ये कब होता है, कितने कदम के बाद पूछा गया है। प्रश्न नंबर 23 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है लगभग 3 कदम के बाद खिलाड़ी उछाल ले लेता है, यानी बाधा से 3 कदम पहले ही खिलाड़ी उछाल लेना आरंभ कर देता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 रहेगा, खेल मनोवैज्ञानिक के आधार पर, वापस वही बात है, 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ की बात की जा रही है, उसमें लगभग कितने कदम के पश्चात खिलाड़ी उछाल लेता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। कितने कदम के पश्चात खिलाड़ी उछाल लेता है, 400 मीटर बाधा दौड़ की बात की जा रही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 15 कदम के बाद यहाँ पे खिलाड़ी उछाल लेना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, 110 मीटर, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 110 मीटर की बात की जा रही है दोस्तों। 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ है, उसमें धावक लगभग बाधा से कितनी दूरी पहले उछाल लेता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। कितनी दूरी से पहले उछाल ले लेता है, यानी ये अपनी हैडल है और खिलाड़ी यहाँ से लगभग कितनी दूरी से पहले ही उछाल लेना प्रारंभ कर देता है ताकि वो इसको आसानी से ऊपर से जा सके। प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 से आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 7.5 फीट की दूरी से पहले ही खिलाड़ी उछाल लेना प्रारंभ कर देता है। 110 मीटर बाधा दौड़ की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पे 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में बाधा को उछाल पार करने से पहले 7.5 फीट पहले ही वो अपनी हवा में उछल जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 26, शॉर्ट पुट स्पर्धा, ध्यान रखना है दोस्तों, शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक। शॉर्ट पुट स्पर्धा में शॉर्ट पुट को लगभग कितने कोण पर फेंका जाता है जिससे वो अधिकतम दूरी कवर कर सके, यानी शॉर्ट पुट को कितनी एंगल पे फेंक सके, जो गोला है इसको कितनी एंगल पे अपन फेंके ताकि वो अधिकतम दूरी को कवर कर सके, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट बताना है, कितनी दूरी पर फेंके। प्रश्न नंबर 26 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे 60 डिग्री, ध्यान रखना है। 26 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 60 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं तो अधिकतम दूरी कवर करता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ 45 डिग्री के कोण पर भी अपन फेंक सकते हैं तो भी मैक्सिमम, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे सही आंसर लगाना है। एक बार मैं मिस प्रिंट हो गया है दोस्तों, मिस गाइड, 60 नहीं रहेगा यहाँ पे, वो रहेगा 45, ध्यान रखना है। 45 डिग्री के कोण पर अगर फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम दूरी कवर करेगा। कोई भी चीज़ देख लो दोस्तों, हवा में कोई चीज़ फेंकी जाती है, चाहे बाला हो, तस्तरी हो, शॉर्ट पुट हो, अगर वो 45 डिग्री के एंगल पर जाता है तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, जेवलिन स्पर्धा में जेवलिन को किस कोण पर फेंका जाता है जिससे वो अधिकतम दूरी कवर करता है, यानी किस एंगल पर जेवलिन को फेंके ताकि वो अधिकतम दूरी कवर करे। जेवलिन का मतलब है दोस्तों भाला, इस भाले को कौन से एंगल पर फेंके ताकि अधिकतम दूरी कवर कर सके। प्रश्न नंबर 27 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वही कि 45 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं तो मैक्सिमम दूरी डिस्टेंस वो कवर कर पाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, और कल जो 9 बजे थ्योरी की क्लास है वो भी आप जरूर अटेंड करें दोस्तों। यहाँ पे 9 बजे सुबह मॉर्निंग के वो कोशिका से संबंधित इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी जहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, तो आप जरूर अटेंड करें। प्रश्न नंबर 28 रहेगा दोस्तों यहाँ पे एथलेटिक के अंतर्गत किस सामूहिक स्पर्धा में 10 स्पर्धाएं होती है, यानी एथलेटिक्स की इवेंट है और उसमें 10 इस इवेंट एक साथ होते हैं तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने घर पे बताना है। पेंटाथलॉन, हेप्टाथलॉन, डेकाथलॉन, कै खे दोनों या फिर गै। प्रश्न नंबर 28 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो 10 इवेंट होते हैं उसे अपन डेकाथलॉन के नाम से जानते हैं, और साथ ही में दोस्तों 5 इवेंट पहले दिन होते हैं और 5 इवेंट दूसरे दिन होते हैं, उसे अपन डेकाथलॉन के नाम से जानते हैं। पुरुषों की स्पर्धा रहने वाली है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, डेकाथलॉन प्रतियोगिता किस वर्ग के लिए होती है दोस्तों। यहाँ पे जो डेकाथलॉन प्रतियोगिता है वो किस वर्ग के लिए होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। महिला, पुरुष, पुरुष महिला दोनों, या फिर अधिकारियों के लिए। बताया है मैंने दोस्तों जो डेकाथलॉन है 10 स्पर्धाओं से संबंधित होती है
और डेकाथलॉन किसकी होती है, तो वो पुरुष स्पर्धा रहेगी दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखना है, पुरुषों की स्पर्धा है जिसमें 5 इवेंट पहले दिन और 5 इवेंट दूसरे दिन, टोटल मिला के 10 इवेंट होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, डेकाथलॉन कितने दिन की प्रतियोगिता होती है। डेकाथलॉन है वो कितने दिन की प्रतियोगिता होती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 1 2 3 4 दोस्तों मैंने बताया है डेकाथलॉन में 10 इवेंट होते हैं, 10 में से 5 प्रथम दिन और 5 दूसरे दिन। इसका मतलब इवेंट कितने दिन का हो गया, तो वो 2 दिन का हो गया। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डेकाथलॉन 2 दिन की, दो दिन का इवेंट प्रतियोगिता रहेगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, डेकाथलॉन के प्रथम दिन में कौन सी स्पर्धा आयोजित की जाती है। दोस्तों यहाँ पे प्रथम दिन की बात की जा रही है, क्योंकि पहले दिन 5 और दूसरे दिन 5 होती है। उनमें से जो पहले दिन 5 होती है वो कौन सी रहेगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सौ मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, कैक है दोनों, या फिर 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप। प्रश्न नंबर यहाँ पे 31 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है कै और खे दोनों। यानी ध्यान रखना है, पहली इवेंट कौन सी होगी, 100 मीटर, फिर 400 मीटर होगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट, ये स्पर्धा इसके अंदर होती है। ध्यान रखना है दोस्तों, ये तो इसका क्रम नहीं है, क्रम तो अलग रहेगा इनका, लेकिन ये इसकी 5 प्रतियोगिताएं होती है वो प्रथम दिन की है, जिसमें पहली प्रतियोगिता 400 मीटर और लास्ट की प्रतियोगिता वो 400 मीटर होती है। प्रथम दिन की बात की जा रही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 32 रहेगा डेकाथलॉन के दूसरे दिन की स्पर्धा कौन सी है। यहाँ पे दूसरे दिन की बात की जा रही है दोस्तों, दूसरे दिन की स्पर्धा कौन सी है वो अपने यहाँ पे बताना। 110 मीटर बाधा दौड़, 1500 मीटर, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, पोल वाल्ट, कैक है दोनों, या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 32 के अंदर जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है कैक है दोनों। ध्यान रखना है, कै और खे दोनों है, इसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे प्रथम दूसरे दिन होता है दोस्तों, दूसरे दिन भी वही 5 प्रतियोगिता रहेगी, उसमें से पहली प्रतियोगिता 110 मीटर दौड़ और अंतिम प्रतियोगिता दूसरे दिन की वो 1500 मीटर रहेगी। साथ ही में डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो और पोल वाल्ट, ये 5 स्पर्धा, यानी 5 प्रथम दिन और 5 दूसरे दिन, टोटल 10 प्रतियोगिताएं होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, महिलाओं के लिए निम्न में से कौन सी स्पर्धा आयोजित की जाती है। यानी महिलाओं के लिए पूछी जा रही है वो कौन सी स्पर्धा आयोजित की जाती है। अगर दोस्तों अपन थोड़ा सा दिमाग लगाए तो डेकाथलॉन है वो पुरुषों की प्रतियोगिता है जिसमें 10 इवेंट होते हैं, अपन देख लिया। लेकिन महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन, पेंटाथलॉन, कै व ख दोनों। प्रश्न नंबर 33 में बताना है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे महिलाओं के लिए है वो हेप्टाथलॉन रहेगी, जिसके अंदर कितने इवेंट होते हैं दोस्तों, 7 इवेंट होते हैं हेप्टाथलॉन के अंदर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34, महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन कितने दिन की होती है दोस्तों। जो महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन होती है वो कितने दिन की इवेंट होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। कितने दिन की इवेंट प्रतियोगिता उसके अंदर होती है, 1 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन। प्रश्न नंबर यहाँ पे 34 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वही रहने वाला है कि 2 ही दिन की प्रतियोगिता होती है। यानी डेकाथलॉन प्रतियोगिता है पुरुषों की वही 2 दिन की, और हेप्टाथलॉन है वो भी महिलाओं की प्रतियोगिता भी 2 दिन की रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, हेप्टाथलॉन में प्रथम दिन कौन सी प्रतियोगिताएं होती है। यानी महिलाओं की हेप्टाथलॉन है उसमें जो प्रथम दिन की प्रतियोगिताएं हैं वो कौन सी है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रथम दिन की प्रतियोगिताएं कौन सी है दोस्तों। 7 प्रतियोगिताएं उसमें 4 प्रथम दिन और 3 दूसरे दिन होती है, यानी टोटल इसमें 7 होती है। प्रथम दिन 4, दूसरे दिन 3। तो प्रथम दिन जो 4 प्रतियोगिताएं होती है वो कौन सी रहेगी दोस्तों। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कै और कै दोनों। यानी प्रथम इसमें 100 मीटर दौड़ होती है, अंतिम इसमें प्रथम दिन के अंतिम इवेंट वो 200 मीटर होती है। यानी प्रथम कौन सी होती है, 100 मीटर बाधा दौड़, साथ ही में शॉर्ट पुट और हाई जंप, ये इसका 4 इवेंट होते हैं। नेक्स्ट हो अगला प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, हेप्टाथलॉन में दूसरे दिन की जो स्पर्धा है आयोजित की जाती है वो कौन सी है वो अपने यहाँ पे बताना है। हेप्टाथलॉन की बात की जा रही है दोस्तों, मैंने बताया है हेप्टाथलॉन महिलाओं की प्रतियोगिता है। सबसे पहले तो ये किसकी है, महिलाओं की। कितने दिन आयोजित होती है, 2 दिन, जिसमें प्रथम दिन 4, दूसरे दिन 3 इवेंट होते हैं,
प्रथम दिन 4, दूसरे दिन 3 इवेंट। इस प्रकार टोटल कितने 7 इवेंट हो गए। तो प्रथम दिन अपन ने देख लिए और दूसरे दिन में जो 3 इवेंट है वो कौन से होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 36 का आंसर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 800 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप और जेवलिन थ्रो। 800 मीटर, लॉन्ग जंप और जेवलिन थ्रो है वो यहाँ पे नेक्स्ट दिन यानी दूसरे दिन की प्रतियोगिता ही रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, 100 मीटर फर्राटा दौड़ में स्टार्ट लेने की कौन सी तकनीक है। दोस्तों 100 मीटर की जो स्प्रिंट है फर्राटा दौड़ है उसमें स्टार्ट लेने की कौन सी तकनीक होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, एलिवेटेड स्टार्ट या उपरोक्त सभी पूछा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है टेक्निक। और जो स्टार्ट लेने की टेक्निक रहेगी वो दोस्तों यानी उपरोक्त 3 है, उपरोक्त सभी रहेगी, क्योंकि बुलेट स्टार्ट जिसे अपन बंच स्टार्ट के नाम से भी जानते हैं, और मीडियम स्टार्ट और एलिवेटेड स्टार्ट रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 38, स्प्रिंट दौड़ों के अंतर्गत कौन सी दौड़ आती है। दोस्तों स्प्रिंट दौड़ है वो कौन सी दौड़ कहलाती है वो अपने यहाँ पे बताना है, यानी स्प्रिंट दौड़ कौन सी दौड़ कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार की दौड़ अपन देखते हैं, स्प्रिंट, मीडियम और लॉन्ग डिस्टेंस। ध्यान रखना है स्प्रिंट, मीडियम और लॉन्ग डिस्टेंस, और साथ में इसके बाद के अंदर जो मैराथन भी आती है। तो स्प्रिंट, मीडियम और लॉन्ग डिस्टेंस। तो स्प्रिंट के अंदर तेज गति की दौड़ों के अंदर कौन सी आएगी, प्रश्न नंबर 38 का बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की जो दौड़ होती है उसे अपन स्प्रिंट दौड़ के नाम से जानते हैं। इसके बाद के अंदर 5000 मीटर तक, ध्यान रखना 5000 मीटर तक मीडियम और 5000 मीटर से ज़्यादा वो लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर आएगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, मिडिल डिस्टेंस है इसके अंतर्गत कौन सी दौड़ आती है। दोस्तों यहाँ पे मिडिल डिस्टेंस है इसके अंतर्गत कौन सी दौड़ आती है वो अपने यहाँ पे बताना है। मिडिल डिस्टेंस की बात की जा रही है दोस्तों। अपन शॉर्ट डिस्टेंस यानी स्प्रिंट दौड़ों के अंतर्गत देख लिया, स्प्रिंट में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर 3 प्रकार की दौड़ आई थी, वो स्प्रिंट दौड़ है। अब यहाँ पे मिडिल डिस्टेंस की बात की जा रही है, यानी मध्यम दूरी की दौड़ों के अंतर्गत वो कौन सी आएगी। प्रश्न नंबर 39 के बारे में बताना है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 800 मीटर और 1500 मीटर की दौड़ है वो मिडिल डिस्टेंस के अंदर आएगी। यानी 3 दौड़ स्प्रिंट के अंदर आती है, 100, 200, 400, और 800 और 1500 मिडिल डिस्टेंस की आती है। इसके बाद में लॉन्ग डिस्टेंस की आती है दौड़, वो देखने वाली है अपन। प्रश्न नंबर 40 देखें दोस्तों, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रेस में कौन सी दौड़ आती है। लॉन्ग यानी लंबी दूरी की रेस की दौड़ है वो कौन सी है वो अपने यहाँ पे बताना है। लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में बताना है दोस्तों। 800 और 1500 मीटर मीडियम डिस्टेंस है, अपन ने देख लिया है। 800 और 1500 मीटर की दौड़ है वो मिडिल डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 40 का बताना है, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो 5000 और 10000 मीटर है वो लॉन्ग डिस्टेंस की रहेगी दोस्तों। यहाँ पे 5000 और जो 10000 मीटर दौड़ है वो लॉन्ग डिस्टेंस में आएगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, एंकर रनर किसे कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, एंकर रनर किसे कहते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। एंकर रनर किसे कहते हैं, 100 मीटर के दावक को, रिले रेस के चौथे व आखिरी दावक को, मैराथन के दावक को, या फिर उसेन बोल्ट को। दोस्तों जो रिले होती है, चाहे 400 मीटर की रिले मान लो, रिले में जो पहला दावक होता है, दूसरा दावक होता है, तीसरा दावक और जो चौथा दावक होता है, इसमें जो चौथा दावक होता है दोस्तों, लास्ट वाला दावक जो फिनिश करता है लाइन पर, वो एंकर रनर कहलाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रिले रेस के चौथे और आखिरी दावक है उसे अपन एंकर रनर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42। क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 42 देंगे। प्रश्न नंबर 42, एथलेटिक्स में ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे एथलेटिक्स में सबसे दमखम वाली दौड़ जिसमें शारीरिक क्षमता मुख्यतः 3 कारक स्पीड, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस समाहित होती है, वो कौन सी दौड़ होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी 3 चीज़ मिलती है, स्पीड भी मिलती है, गति, स्ट्रेंथ शक्ति और एंडोरेंस सहनशीलता, तीनों मिलती है, वो कौन सी दौड़ होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। 100 मीटर, 200, 400 या फिर मैराथन। प्रश्न नंबर 42 के बारे में बताना है, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 400 मीटर दौड़ होती है, उसके अंदर अपने को सभी 3 चीज़ लगानी पड़ती है, यानी स्पीड भी रखनी पड़ती है, स्ट्रेंथ यानी शक्ति भी, और एंडोरेंस यानी सहनशीलता भी कवर करनी पड़ती है, यानी दमखम की दौड़ कहते हैं 400 मीटर दौड़ को। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ के अंदर जो रोम ओलंपिक है उसमें रिकॉर्ड ध्यान रखना है 45.73 सेकंड के साथ किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा है वो अपने यहाँ पे बताना है।
मिल्खा सिंह के 400 मीटर की दौड़ जो रोम ओलंपिक 1960 में बनाया था, ध्यान रखना है, रोम ओलंपिक 1960 में मिल्खा सिंह ने बनाया था 400 मीटर के अंदर, कितना रिकॉर्ड बनाया था 45.73 सेकंड के, किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा है वो अपने घर पे बताना है। मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड कितना है 45.73 सेकंड का है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है 45.73 सेकंड, लेकिन उसको किसने तोड़ा है प्रश्न नंबर 43 में बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, उस मिल्खा सिंह की जो रिकॉर्ड है उसको भारतीय खिलाड़ी परमजीत सिंह ने तोड़ा है, और वो कितने में बनाया है, तो वो 45.70 सेकंड में, ध्यान रखना है। मिल्खा सिंह का 45.73 और परमजीत सिंह का 45.70 रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, वह प्रथम महिला ओलंपिक दावेगा जिसने 4 स्वर्ण पदक जीते, जो कि 2 बच्चों की माँ भी थी, ध्यान रखना है। वह प्रथम महिला ओलंपिक दावेगा पूछ रहे जो 4 गोल्ड मेडल जीती है, जो क्या थी 2 बच्चों की माँ भी थी, वो अपने यहाँ पे बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 44 इंपॉर्टेंट रहेगा, और क्लास को शेयर करते रहिए। कल सुबह 9 बजे थ्योरी की क्लास में भी आप जरूर जुड़े। प्रश्न नंबर 44 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है फ्रांस की है ब्लैंकर्स-कोएना, फ्रांसिना ब्लैंकर्स-कोएना जो हॉलैंड की है दोस्तों, उसने तोड़ा है, उसने जीते हैं 4 गोल्ड मेडल और 2 बच्चों की माँ भी थी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। कौन है? फ्रांसिना ब्लैंकर्स-कोएने। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, एच.सी. बक किस देश से संबंध रखते थे दोस्तों? एच.सी. बक है जिसे अपन हैरी क्रोबक के नाम से जानते हैं, भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक भी है। भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक कौन है? तो वो एच.सी. बक है, हैरी क्रोबक। वो कौन से देश से संबंध रखते हैं? फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत। प्रश्न नंबर 45 में बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों एच.सी. बक है वो अमेरिका के, यानी भारत में भी शारीरिक शिक्षा का जनक कहा जाता है एच.सी. बक, हैरी क्रोबक। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 देखिए, वह ओलंपिक का धावक जिसने 1936 बर्लिन ओलंपिक के अंदर मशाल लेकर दौड़ शुरू की थी। कौन सा ओलंपिक धावक है जिसने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में मशाल लेकर दौड़ शुरू की थी? हेनरी क्यूता, बेसिलियो डी सोटेला या फिर कॉन्स्टेंटिना कांडिलिस जो ग्रीस का है। प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 1930 के बर्लिन ओलंपिक में जो मशाल लेके दौड़ स्टार्ट की थी वो कॉन्स्टेंटिन कांडिलिस जो ग्रीस का खिलाड़ी है, वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, वह कौन सा ओलंपिक या जिसमें मशाल दौड़ सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनी है? कौन सा ओलंपिक है जिसमें मशाल दौड़ है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनी है? दोस्तों शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, और दोनों ही प्रश्न पूछे गए थे, एक ज्वाला से संबंधित ओलंपिक ज्वाला और एक ओलंपिक मशाल। ध्यान रखना है दोनों में फ़र्क है। ओलंपिक ज्वाला 1928 और जो ओलंपिक मशाल है वो 1936। ध्यान रखना है दोनों प्रश्न पूछे गए थे, दोनों ही प्रश्न पूछे गए थे शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 47 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है कि वह कौन सा ओलंपिक था जिसमें मशाल दौड़ सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनी थी। 47 का बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 47 सही आंसर रहेगा 1936 बर्लिन ओलंपिक है वो, उसमें मशाल दौड़ सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनी थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, वह पहला ओलंपिक धावक जिसने प्रथम बार ओथ दिलाई, वह पहला ओलंपिक धावक कौन सा है? ओलंपिक खिलाड़ी जिसने पहली बार ओथ दिलाई। ओथ का मतलब दोस्तों यहाँ पे शपथ दिलाई, वो अपने यहाँ पे बताना है। ओथ का मतलब शपथ होता है दोस्तों, तो शपथ दिलाई वो कौन सा पहला ओलंपिक धावक पूछे जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है पेब्ले गेरिडो है, वो पहला धावक है जिसने ओलंपिक खेलों के अंदर शपथ या ओथ दिलाई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों, वह भारत के बॉक्सर कांस्य पदक विजेता विजेंद्र सिंह के कोच कौन है? दोस्तों भारतीय जो बॉक्सर है जो कांस्य पदक विजेता भी है विजेंद्र सिंह, इसके कोच कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। सतपाल सिंह, बलवीर सिंह, चंद्रशेखर या जयदेव बिष्ट। तो यहाँ पे विजेंद्र सिंह के जो कोच है प्रश्न नंबर 49 वो रहेगा जयदेव बिष्ट, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 देखें दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 50 रहेगा, भारत के कुश्ती के खिलाड़ी जो कांस्य पदक विजेता भी है सुशील कुमार,
उसके कोच का क्या नाम है वो अपने यहाँ पे बताना है। सुशील कुमार के कोच का क्या नाम है दोस्तों? विजेंद्र कुमार के कोच का अपन ने देख लिया, जो बॉक्सर है जयदेव बिष्ट। लेकिन यहाँ पे सुशील कुमार जो कुश्ती से संबंध रखते हैं, उसके कोच का क्या नाम है? प्रश्न नंबर 50 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे सतपाल है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, कुश्ती के खिलाड़ी सुशील कुमार के कोच या प्रशिक्षक रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 देखिए दोस्तों, स्टीपल चेज के अंतर्गत जो बाधा है उसका भार कितना होता है दोस्तों? स्टीपल चेज है वो 3000 मीटर की होती है, उसमें बाधा का भार कितना होता है वो अपने यहाँ पे वजन बताना है। जो बाधा है उसका वजन बताना है दोस्तों। 100 मीटर 200 मीटर ध्यान रखना है, 100 मीटर 200 मीटर और जो 400 मीटर की बाधा है उसका वजन कितना होता है? तो 10 किलोग्राम होता है, 10 kg। लेकिन यहाँ पे स्टीपल चेज का मतलब है 3000 मीटर की जो बाधा दौड़ है उसका वजन कितना रहने वाला है। प्रश्न नंबर 51 का बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों 80 से 100 किलोग्राम, यानी 80 किलोग्राम से लेकर 100 किलोग्राम इस बाधा का वजन होता है 3000 मीटर की बाधा दौड़ में। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 52 रहेगा, स्टीपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप अंदर हो तो एक लेप कितने मीटर का होगा? वाटर जंप दो प्रकार से आता है दोस्तों यहाँ पे स्टीपल चेज में, एक बाहर की साइड में आता है, एक अंदर की साइड में आता है। तो एक लेप का मतलब एक राउंड है वो कितनी मीटर का होगा? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न पूछा भी जाता है। अगर अंदर की तरफ हो तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, एक लेप है वो 390 मीटर का, यानी 400 मीटर की टोटल ट्रैक होता है। अगर उसके अंदर ध्यान रखना है, जो वाटर जंप है वो अंदर की तरफ होता है तो 10 मीटर की उसमें कमी हो जाती है। तो वो अपने को ध्यान रखना है कितने मीटर का हो गया टोटल, 10 मीटर कम दौड़ेगा तो यहाँ पे 390 मीटर का एक लेप हो जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 देखें दोस्तों, स्टीपल चेज में अगर वाटर जंप बाहर की तरफ हो दोस्तों तो एक लेप कितने मीटर का होगा वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। अब जो वाटर जंप है वो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ तो उसमें है, बाहर की तरफ वाटर जंप है, तो अब एक लेप यानी राउंड है वो कितने मीटर का होगा? तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो बाहर की तरफ होता है तो 10 मीटर ज़्यादा खिलाड़ी दौड़ता है, तो 410 मीटर का फिर राउंड उसको कवर करना पड़ेगा। ध्यान रखना है अंदर की तरफ होता है तो 390 मीटर का और बाहर की तरफ होता है तो 410 मीटर का, यानी 10 मीटर का क्या होता है वाटर जंप यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 देखिए दोस्तों, स्टीपल चेज दौड़ में वाटर जंप अंदर हो तो स्टार्ट फिनिश लाइन के कितने पीछे से होगी दोस्तों? यहाँ पे स्टार्ट कितने पीछे से होगी? ध्यान रखना वाटर जंप कहाँ है दोस्तों? अंदर है, अंदर में कितने 390 मीटर ही दौड़ते हैं अपन, लेकिन स्टार्ट कितनी फिनिश लाइन से कितने पीछे होगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्टार्ट फिनिश लाइन से कितने पीछे से होगा? प्रश्न नंबर यहाँ पे 54 का सही आंसर बताना है दोस्तों, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 270 मीटर पीछे से, यानी स्टार्ट फिनिश लाइन के 270 मीटर पीछे से स्टार्ट करेगा, तब जाके वो 400 मीटर के आधार पर दौड़ता रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 देखिए, स्टीपल चेज में वाटर जंप बाहर हो तो स्टार्ट फिनिश लाइन से कितनी पीछे से होगी, यानी स्टार्ट है वो कितनी पीछे से अपन लेंगे वो अपने यहाँ पे बताना है। अब क्या है दोस्तों, अब यानी वाटर जंप का है, वाटर जंप बाहर है, बाहर का मतलब है 410 मीटर वो दौड़ेगा, लेकिन 410 मीटर नहीं दौड़ सकता, वो 400 मीटर दौड़ेगा। तो उसके लिए स्टार्ट कितनी दूरी से करेगा, वो फिनिश लाइन से कितनी पीछे से करना है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 55 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 130 मीटर से। ध्यान रखना अगर 130 मीटर पीछे से करेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों, स्टीपल चेज रेस में पहली बाधा फिनिश लाइन से कितने आगे लगी होती है, यानी अब जो है दोस्तों वो पहली बाधा ध्यान रखना है, पहली बाधा हर्डल है वो फिनिश लाइन से, ये हर्डल है वो फिनिश लाइन से कितनी आगे लगी हुई होती है, ये फिनिश लाइन होती है दोस्तों, इससे कितनी आगे हुई लगी हुई होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। 15, 10, 20, 70 मीटर। प्रश्न नंबर 56 में बताना है।
और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 10 मीटर की पहले, यानी फिनिश लाइन से 10 मीटर पहले अंतिम बाधा लगी हुई होती है। किसमें? 3000 मीटर स्टीपल चेज की बात अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टीपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप अंदर हो तो सभी बाधाओं के बीच बराबर दूरी कितनी होती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। सभी बाधाओं के बीच की बराबर दूरी कितनी होती है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 57 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 78 मीटर रहेगी दोस्तों। अगर वाटर जंप क्या है अंदर की तरफ है तो सभी बाकी बाधाओं के बीच की दूरी 78 मीटर रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टीपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप बाहर की तरफ हो तो सभी बाधाओं के बीच की दूरी है वो बराबर होती है, लेकिन कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना। अगर अंदर की तरफ है तो सभी बाधाओं की दूरी 78 मीटर होती है, लेकिन अगर बाहर की तरफ है तो फिर बाधाओं की दूरी कितनी होगी वो अपने यहाँ पे बताना है 58 के अंदर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों 82 मीटर। ध्यान रखना है, अगर बाहर की तरफ है तो वो फिर 82 मीटर रहेगी सभी बाधाओं के बीच की दूरी, और अंदर है तो वो 78 मीटर रहेगी। कितना डिस्टेंस हो गया दोस्तों? 4 मीटर का इसमें डिस्टेंस चलता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 देखिए दोस्तों, स्टीपल चेज में अगर वाटर जंप अंदर की तरफ हो तो अंतिम बाधा फिनिश लाइन से कितनी दूरी पीछे होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को अपन बार बार रिवीजन करते हैं, रिपीट करते हैं तो ही कवर हो पाते हैं, अन्यथा समझ में भी नहीं आते हैं। तो इन डाटा को याद रखने के लिए आप क्लास को 2-3 बार देखोगे, इजीली आपको याद हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 59 बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 68 मीटर पीछे रहती है वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अंतिम बाधा फिनिश लाइन से कितनी? 68 मीटर पीछे रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 60 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 60, स्टीपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप बाहर हो तो अंतिम बाधा फिनिश लाइन से कितनी पीछे होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। अंतिम बाधा है वो फिनिश लाइन से कितनी पीछे होती है अगर वाटर जंप क्या हो? बाहर हो। अगर अंदर होता है तो 68 मीटर होती है, और बाहर होता है तो कितनी मीटर दूर होती है अंतिम बाधा फिनिश लाइन से वो अपने यहाँ पे बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 72 मीटर पीछे, फिनिश लाइन से 72 मीटर पीछे अंतिम बाधा होती है अगर वाटर जंप बाहर की तरफ हो तो। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 देखिए दोस्तों, स्प्रिंट स्टार्ट और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों स्प्रिंट स्टार्ट है वो और किस नाम से जाना जाता है? क्राउच स्टार्ट, स्टैंडिंग स्टार्ट, रनिंग स्टार्ट या स्टार्टिंग ब्लॉक स्टार्ट, किस नाम से जाना जाता है? स्प्रिंट स्टार्ट को अपन और किस नाम से जानते हैं? शुरू में बताया था दोस्तों मैंने। प्रश्न नंबर 61, और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 61 का, उसे अपन क्राउच स्टार्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्राउच स्टार्ट, क्राउच का मतलब होता है दोस्तों 4 पंजे ज़मीन पर टिके हुए होते हैं। तो खिलाड़ी होता है उसके दोनों हाथ ज़मीन पर टिकते हैं, और जो पीछे के पैर है दोनों पैर वो भी ज़मीन पर टिके हुए होते हैं, इसलिए इसे अपन क्राउच स्टार्ट। क्राउच का मतलब जानवर के पंजे के समान, यानी उसके दोनों हाथ ज़मीन पर और दोनों पैर ज़मीन पर टिकते हैं, उसे अपन क्राउच स्टार्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 देखिए दोस्तों, एक बार मैं इसको वापस से सेट कर लेता हूँ तो थोड़ा सा जूम आउट ताकि आपको सही तरीके से दिख जाए। प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे क्राउच से क्या तात्पर्य है? दोस्तों यहाँ पे क्राउच से क्या तात्पर्य है मैंने बता भी दिया है दोस्तों। क्राउच से क्या तात्पर्य है? पैरों पर खड़ा होना, लेटना, एक पैर पर खड़ा होना जिसमें शरीर के 4 अंग जमीन पर लगे हो। दोस्तों क्राउच यानी स्प्रिंट स्टार्ट को अपन, जो स्प्रिंट स्टार्ट है दोस्तों इसे अपन क्राउच स्टार्ट भी बोलते हैं, क्राउच स्टार्ट। और क्राउच का मतलब मैंने बता दिया, यानी ज़मीन पे 4 पंजे टिके हुए होते हैं, यानी दोनों हाथ टिक गए और पीछे से दोनों पैर टिक गए, तो वो क्राउच स्टार्ट यानी जानवर की तरह हो गया, जिसमें ज़मीन के 4 अंग ज़मीन पर लगते हैं उसे अपन क्राउच स्टार्ट कहते हैं। प्रश्न नंबर 62 का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 देखिए दोस्तों, बुलेट स्टार्ट को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो बुलेट स्टार्ट है उसे अपन और किस नाम से जानते हैं वो अपने घर पे बताना है। एलोगेटेड स्टार्ट, बंच स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट या फिर सिटिंग स्टार्ट। प्रश्न नंबर 63 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे बुलेट स्टार्ट को अपन बंच स्टार्ट के नाम से भी जानते हैं,
बंद, बुलेट का मतलब गोली की तरह निकलना, और बंद से स्टार्ट हुई, अभी अपन इसे कहते हैं। तो दोस्तों आज अपने 63 प्रश्नों का एनालिसिस किया, कितना स्कोर कर पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर और लाइक करके जरूर जाइए। क्लास को दोस्तों 1 से 2 बार अगर देखोगे तो आपके ऐसे डाटा याद हो जाएंगे जहाँ सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। और कल सुबह 9 बजे ध्यान रखना थ्योरी की क्लास रहेगी, जिसमें कोशिका का टॉपिक रहेगा पार्ट नंबर 3। तो आप सुबह 9 बजे मिलते हैं अपन क्लास में। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो शेयर और लाइक करके जरूर जाइए। मिलते हैं सुबह 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।